नमस्कार बच्चों। तो देखो, जो आज वाली जो क्लास थी उसको हटा दिया गया है क्योंकि उसके अंदर बैकग्राउंड में कुछ मिस्टेक थी और काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि सर वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसकी वजह से जो कल क्लास हुई थी आज आपकी, वो क्लास में वापस अगेन करवा रहा हूँ ताकि आप अपने जो नोट्स है वो भी ढंग से बना सकें। ठीक है, तो देखो वही था अपना जो टॉपिक था, हमने कहाँ छोड़ा था, आनुवांशिकता चल रहा था और उसके अंतर्गत उस चैप्टर से संबंधित जो उस चैप्टर को बना रही है वो शब्दावलियाँ चल रही थी और उन शब्दावलियों के अंदर आगे हम लेते हैं जो टॉपिक मेरा था, वो टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, आनुवांशिक शब्दावलियाँ चल रहा था, आनुवांशिक शब्दावलियाँ, ठीक है, जेनेटिक्स टर्मिनोलॉजी। ओके, तो देखो इसके अकॉर्डिंग 3-4 चीज़ें मैंने बता दी थी और जो चीज़ मैंने स्टार्ट की थी आज मुझे जो करवानी है वो चीज़ है अगला आप नंबरिंग देख लेना, जो भी नंबर है उसके नंबर डाल लेना आप। पहला था लक्षण प्रारूप, एक शब्दावली है जिसको हमारे को समझना है और कंफर्म इससे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं, बहुत ज़्यादा संभावना है इससे क्वेश्चन आने की। लक्षण प्रारूप और एक होता है जीन प्रारूप, एक होता है जीन प्रारूप, दोनों एक साथ समझा दूं मैं। एक तो होता है लक्षण प्रारूप, एक होता है जीन प्रारूप। इसको इंग्लिश के अंदर जीनोटाइप बोलते हैं और हिंदी के अंदर भी इसी तरीके से लिखा हुआ आ सकता है जीनोटाइप, ठीक है। और इसको हम फिनोटाइप बोलते हैं और हिंदी में भी फिनोटाइप लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन दे सकता है जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या अंतर है, ठीक है। तो देखो बहुत इजी है जो हमारा जो वर्ड है उस वर्ड से हम स्टार्ट करेंगे, लक्षण प्रारूप, ठीक है। तो देखो तुमने अभी तक समझा होगा कि किसी भी जीव का या किसी सजीव का जो बाहर से हमारे को लक्षण दिखाई देते हैं, उसकी जो बाहरी जो संरचना है वो देखने में हमारे को जो दिखाई देती है वो उसकी आनुवांशिकता के अंदर लक्षण प्रारूप कहलाएगी। यानी कि मेंडल ने जो पौधे लिए थे उन पौधों को जब उसने बगीचे के अंदर उगाया तो उगाने के बाद में उन पौधों की जो लंबाई थी, मेन उनकी गणना कर रहा था, तो जो मेन वो लंबाई थी, तो बहुत सारे उसने पौधे देखे और देखने से उन पौधों को उसने बोला कि साहब ये पौधे जो है 4 पौधे लंबे हैं और जिनकी साइज छोटी थी उनको बोल दिया ये पौधे बोने हैं, ठीक है। तो उसने बाह्य जो उसके लक्षण देखे, उन बाह्य लक्षणों के आधार पे उनका एक अनुपात बता दिया कि साहब 4 पौधे थे। देखो यहीं पे इसको बता दूं, जैसे मान लो 5 पौधे मिले उसको, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 मटर के प्लांट है, ठीक है। तो इन 5 पौधों को देखकर आप खुद इन पौधों को देखकर बता सकते हो कि साहब ये जो 2 पौधे हैं ना ये तो है लंबे पौधे और ये जो 3 पौधे हैं ये क्या है, बोने पौधे, ठीक है। तो इन पौधों को बाहर से देखकर जो उनकी संरचना बताई जाती है या उनका जो अनुपात बताया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप। यदि मान लो इनको अनुपात में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2:3 हो गया, यानी कि 2 तो है लंबे पौधे और 3 है बोने पौधे, ठीक है। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कह सकते हैं हम, यानी कि कोई भी सजीव है, सजीव की बाह्य प्रतीति, ठीक है, बाह्य प्रतीति, इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सटर्नल अपीयरेंस। एक्सटर्नल जो उसके कैरेक्टर है, एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी जो बाहर से वो दिखाई दे रहे हैं वो क्या कहलाता है, उसका लक्षण प्रारूप कहलाता है। तो किसी भी सजीव की जो बाह्य प्रतीति है वो उसकी क्या कहलाती है, उसका लक्षण प्रारूप कहलाती है, ठीक है। अब जैसे इसमें एग्जाम्पल अपन कैसे ले कि भाई ये इस एग्जाम्पल को ले लो कि यहाँ पे उसको 3-4 प्रकार के 5 प्रकार के पादप दिख रहे हैं कि 5 पादप है। अब इसको मैं एक तरीके से यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि सर 1 पादप, 2 पादप, ठीक है, और ये 3 पादप, ओके, और यहाँ पे 4 और ये 5, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में बता दूं, देखो ये वाला जो पौधा है इसकी यदि हम जीनी संरचना देखते हैं, इसकी आनुवांशिक संरचना यदि हम देखते हैं तो हम इसका जो आंसर देंगे वो इसके अंदर आएगा जीनी प्रारूप में। लेकिन हम केवल इन पौधों को इतना ही देख रहे हैं बाहर से, तो यदि बाहर से इस पौधे को देखा जाए तो ये पौधा कैसा होगा,
लंबा होगा, ये भी कैसा होगा, लंबा, और ये भी कैसा होगा, लंबा। ठीक है, और ये वाला जो ये दो पौधे वो क्या होंगे, बोने पौधे। ठीक है, तो बाहर से इन पौधों को देखने पर ये 3 पौधे तो है लंबे और 2 पौधे हैं बोने। तो बताओ इनका लक्षण प्रारूप या लक्षण अनुपात, जिसको हम कह सकते हैं लक्षण अनुपात या लक्षण प्रारूप कितना मिला, 3:2। ठीक है, तो बाहर से जो लक्षण दिखाई देते हैं पौधे के, उन लक्षणों के आधार पर उन पौधों का जो वर्गीकरण करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लक्षण प्रारूप। ठीक है, अब ये आपको ऐसे समझ में आ गया कि जो बाहर से देखा उसको लक्षण प्रारूप बोला, और यदि किसी भी सजीव की आनुवांशिक जो संरचना है, सजीव की आनुवांशिक संरचना, और आनुवांशिक संरचना जो है वो क्या होती है, मैंने पहले भी बता रखा था, आनुवांशिक वर्ड जहां पे आए वहां पे क्या लेना आपको, आनुवांशिक पदार्थ जिसके अंदर सबसे जो छोटी इकाई है वो होती है जीन। ठीक है, आपको जीन लेना है, जिसको मेंडल ने क्या बोला था, कारक बोला था। तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, जीन, यानी जीन के आधार पे इसको वर्गीकरण करना पड़ेगा। तो आनुवांशिक संरचना है, सजीव की आनुवांशिक जो संरचना है वो क्या डिसाइड करती है, उसका जीन प्रारूप डिसाइड करती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आप वापिस ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यही वापिस ले लो, ये 1 पादप, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, 5 पादप है, और इन 5 पादपों को अब हम इसके बाह्य लक्षण नहीं देखेंगे, क्योंकि बाह्य लक्षण देखने पर ये लंबा पादप है, ये भी लंबा है, ये भी लंबा है, ये बोना, तो उसके अकॉर्डिंग तो उसका जो रेशियो आएगा वो आएगा उसमें। लेकिन यहाँ पे हमारे को क्या देखना है, इसका जीनी प्रारूप देखना है। तो अकॉर्डिंग टू जीनोटाइप हम इसको कैसे कहेंगे कि साहब ये लंबा है, बिल्कुल अवश्य लंबा है, लेकिन ये समयुग्मजी लंबा है, इसको हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस टेल। ठीक है, समयुग्मजी लंबा पादप है, और ये वाला पादप भी लंबा है, लेकिन कैसा है, विषम युग्मजी लंबा पादप है, और ये वाला सम हो गया समयुग्मजी लंबा पादप। ठीक है, और ये क्या हो गए, दोनों बोने पादप है। ठीक है, समयुग्मजी बोने पादप है। तो अब बताओ सेम टाइप की जो जीन संरचना है वो कितनों में, इसमें और इसमें, तो ये तो हो गया, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टी वाले कितने, 2 पौधे। ठीक है, और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी कितना है, एक ही पौधा है, और ये वाले 2 पौधे हैं। ठीक है, तो ये वाला जो यहाँ पे रेशियो आया है, ये रेशियो क्या कहलाएगा, इसका जीनोटाइप कहलाएगा। तो ये रेशियो किसका है यहाँ पे, जीनोटाइप का। तो बहुत इजी है, क्वेश्चन पूछता है तो आप इजीली आप इसका आंसर दे सकते हो कि जीन के आधार पे यदि पौधों का वर्गीकरण किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं जीन प्रारूप, जिसके अनुसार हमने यहाँ पे उसका जीन प्रारूप निकाल लिया है। और यदि बाह्य लक्षणों के आधार पे हम उसका वर्गीकरण करते हैं और एक अनुपात निकालते हैं पौधों का, तो वो क्या कहलाता है, लक्षण प्रारूप। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा एक पॉइंट शब्दावली जिसका बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब देखो, अब एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपका जो पहला लेक्चर था उस लेक्चर के अंदर मैंने छोड़ दी थी। मैंने पहले लेक्चर के अंदर आपको बताया था प्रभावी लक्षण, याद है आपको, एक तो मैंने बताया था प्रभावी लक्षण जिसको डोमिनेंट ट्रेट या फिर करेक्टर बोलते हैं। ठीक है, डोमिनेंट करेक्टर, ओके। और एक मैंने आपको बताया था, एक इसी के साथ मैंने आपको एक और बताया था अप्रभावी लक्षण। ठीक है, रेसेसिव करेक्टर। ठीक है, ये होते हैं रेसेसिव। प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण, ये वाली जो टर्म निकल के आई थी वो आई थी मेंडल के द्वारा जो मटर के पौधे पे प्रयोग किए गए थे। उस मटर के पौधे के अंदर जो उसने 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। ठीक है, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे। उन लक्षणों के अंदर कौन सा लक्षण प्रभावी था और कौन सा लक्षण अप्रभावी था। तो उसने जो 7 जोड़ी लक्षण लिए थे मटर के पौधे के 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। ठीक है, ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूं क्योंकि ये मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं। जब संकरण करवाया गया 2 पौधों के बीच में तो F1 पीढ़ी के अंदर जो लक्षण दिखाई दिए या जिन लक्षणों की वंशागति हुई वो लक्षण क्या कहलाते हैं, प्रभावी लक्षण। और जो लक्षण छिपे हुए रह गए या फिर जिन लक्षणों की वंशागति नहीं हो पाई वो कहलाते हैं अप्रभावी लक्षण। हालांकि उनके अंदर उनकी जीन तो मौजूद थी। जो हमारे को 2 पौधों में संकरण कराने के बाद में जो प्रजाति या पौधे मिले थे उन पौधों के अंदर हर प्रकार की जीन थी, प्रभावी जीन भी विद्यमान थी,
अप्रभावी भी जीन भी विद्यमान थी, लेकिन प्रभाव, जिसका प्रभाव ज़्यादा था वही उसी जीन की क्या हुई, वंशागति हुई, इसीलिए उस जीन को क्या बोला गया, प्रभावी जीन, और उन लक्षणों को क्या बोला गया, प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण शो नहीं हो पाए उनको बोला गया अप्रभावी लक्षण। ये सब चीज़ें आगे आपके आएगी, और जब प्रैक्टिकल होगा, उसका एक्सपेरिमेंट जो किया था वो कराऊंगा, तब आपको बिल्कुल क्लियर ये समझ में आ जाएगा। फिलहाल देखो कि मटर का जो पौधा लिया था, ये कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मटर के पौधे के अंदर मटर का जो पौधा लिया था, उस मटर के पौधे के अंदर जो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए थे, वो लक्षण कौन कौन से, तो ये एज ए ट्रिक आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लक्षण, ठीक है, मटर के पौधे के कौन कौन से लक्षण लिए थे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्रभावी, ठीक है, प्रभावी लक्षण कौन से है इसके अंदर, या प्रभावी जीन किसकी है, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अप्रभावी, इनको डोमिनेंट बोलते हैं प्रभावी को, और इसको रेसेसिव करेक्टर बोलते हैं, ठीक है। या ओब्लिक में मैं जीन भी कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल इतना ही देखो। अब देखो इसके अंदर लक्षण जो है वो, पहले मैं इसके अंदर 7 जो लक्षण आपके वो लिखूंगा। इधर देखो, एक लक्षण अकेला है पादप की लंबाई, याद रखने का तरीका भी बताऊंगा। एक तो जो लक्षण लिया था वो लिया था पादप की लंबाई, ठीक है, जोड़ी है, विपर्यासी है, तो दोनों दो पादप की लंबाई के अंदर भी क्या होंगे, जोड़े में लक्षण आएंगे, और 2 रहेंगे और एक दूसरे के विपरीत रहेंगे, वो बाद में आपको लिखाऊंगा। दूसरा देखो दूसरा और तीसरा 7, ये 7 और छठा और 7वां 7, ये जोड़े में आएगा, ये जोड़े में आएगा, ये जोड़े में। कैसे, वो जो पौधा होता है मटर का पौधा, उस मटर के पौधे के अंदर आपको क्या क्या स्टडी करनी है, कौन कौन से लक्षण लेने हैं। एक तो पौधे की लंबाई की बात करेंगे, उसके बाद में पौधे के पुष्प की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने देख लिया पौधे की पुष्प, तो जो मटर का पौधा है उस पुष्प की स्थिति की बात करेंगे हम, ठीक है, यानी पुष्प की बात करेंगे। और पुष्प में 2 बात करेंगे, 2 चीज़ों की बात करेंगे, एक तो पुष्प की स्थिति क्या है, और एक पुष्प का रंग क्या है, इन 2 चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। यानी कि ये दोनों कैरेक्टर किससे संबंधित है, पुष्प से है, तो एक तो पुष्प की स्थिति और एक पुष्प का रंग, ओके। अब देखो आगे बात करेंगे पुष्प के बाद में क्या लगता है, मटर के पौधे में इंपॉर्टेंट क्या है, फली, उसकी जो बीज देती है, मटर देती है। तो आगे बात करेंगे हम फली, ठीक है, तो फली की आकृति यहाँ पे, और यहाँ पे फली का रंग, ठीक है। तो तीसरी हमने बात की किसके बारे में, फली के बारे में, ओके। और अंत में हम बात करेंगे उसके बीज के बारे में, ठीक है। तो ये अगला हो गया बीज की आकृति, और ये हो गया बीज का रंग, ये हो गया बीज का रंग। तो याद रह जाएगा कि हम कंटिन्यूअसली हम किसको लेंगे, इधर देखो, कंटिन्यूअसली हम किसको लेंगे, पुष्प को। तो पहले पुष्प के अंदर आप स्थिति बता देना और पुष्प का रंग बता देना, उसके बाद में आप किसको लोगे, फली को, फली की आकृति और फली का रंग बता देना, फिर आप लेना बीज को, बीज की आकृति, बीज का रंग बता देना, ठीक है। तो ये हमारे को इसके अंदर पढ़ना है। तो देखो हाँ भाई, अब देखो, अब मैं बता दूं इसके जो लक्षण कौन से हैं। यदि पादप की लंबाई उसने जब ली थी, तो उस लंबाई के अकॉर्डिंग उसको जो प्रभावी लक्षण मिले थे पादप की लंबाई के अंदर, वो थे लंबापन, ठीक है। मतलब समझ चुके होंगे कि जो पादप लंबा था या टॉल था, वो पादप क्या था, प्रभावी पादप था, अर्थात उसको लगभग जो पादप मिले थे वो लंबे ही पादप मिले थे। और अप्रभावी लक्षण कौन सा था, बोना। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आराम से समझ चुके हो। इसकी जो जीने थी वो कौन सी थी, ये वाली थी लंबेपन की, और इसकी बोनेपन की क्या थी, ये थी, ठीक है, ओके। आगे देखो पुष्प की स्थिति। पुष्प की जो स्थिति होती है वो 2 तरीके से होती है। एक तो मटर के पौधे के अंदर जो पुष्प है वो कक्षीय भाग में रहता है, ठीक है। यानी कक्षीय भाग का मतलब समझ गए तुम, जो अपना जैसे टहनी है, टहनी के बिल्कुल नीचे की तरफ रहता है। एक तो होता है कक्षीय यानी कक्षाओं में रहता है, और एक होता है अग्रस्थ स्थिति यानी कि टहनी के अग्रभाग में, ठीक है, टर्मिनल। एक तो होता है एक्सियल यानी कि पुष्प की स्थिति क्या थी, एक तो थी सॉरी एक तो क्या थी, एक सेकंड, कुछ प्रॉब्लम हुई है, एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ, यहाँ देखो
ओके, देखो पुष्प की जो स्थिति है, एक तो क्या बताई, कक्षीय, ठीक है, एक तो क्या स्थिति है, कक्षीय स्थिति में था, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सियल, ओके, और एक था अग्रस्त स्थिति, क्या थी, अग्रस्त, या फिर उसको हम क्या बोल सकते हैं, टर्मिनल, ठीक है, अग्रस्त स्थिति में था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट पे, ठीक है। तो ये था उसका प्रभावी लक्षण, ये था उसका अप्रभावी लक्षण। अगला देखो, पुष्प का जो रंग है वो आपको थोड़ा इसको ढंग से याद रखना है। बैंगनी जो रंग है, बैंगनी जो रंग था वो तो क्या था, इसका प्रभावी रंग था, यानी कि जो पुष्प बैंगनी था वो क्या था, प्रभावी पुष्प था, और जो पुष्प सफेद था वो क्या था, अप्रभावी पुष्प था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी आपको रखना है, ध्यान रखना भी, ये इंपॉर्टेंट है कि बैंगनी जो पुष्प है वो तो क्या था, प्रभावी पुष्प था या प्रभावी लक्षण था, और ये जो था वो क्या था, अप्रभावी था। ओके, आगे देखो, फली की आकृति, ठीक है। अब अगला है फली, फली से संबंधित बात करेंगे तो फली की आकृति और फली का रंग देखना है। फली की जो आकृति है वो दो प्रकार से होती है, आपने देखा होगा, फली की जो आकृति है वो दो प्रकार से आपको देखना है। कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसमें, हाँ बेटा, देखो फली की जो आकृति है वो दो प्रकार से आपको देखनी है कि एक तो जो फली होती है वो होती है फूली हुई, ठीक है, मोटी मोटी सी आपको दिखाई देगी फूली हुई तरीके से, ठीक है। तो एक तो फली होगी फूली हुई, फली की आकृति क्या होगी, फूली हुई, और एक जो फली होती है वो होती है संकीर्ण, है ना, यानी कि पिचकी हुई, वो संकुचित हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं संकीर्ण फली, ठीक है। तो फली की जो आकृति है वो क्या होगी, प्रभावी आकृति क्या है, फूली हुई, और जो अप्रभावी लक्षण है उसकी क्या है, वो संकीर्ण, ठीक है। आगे देखो फली का रंग, ये भी याद रखना, जनरली आप देखते हो कि मटर की जो फली होती है उसका रंग कैसा होता है, हरा, ठीक है, ओके। और जब वो फली सूख जाती है तो कैसी हो जाती है, पीली पीली। तो हरा तो क्या था, प्रभावी था, और पीला जो था वो क्या था, अप्रभावी लक्षण था। अब देखो बीज, बीज की आकृति सबको पता है, बीज दो तरीके से होंगे, कौन कौन से तरीके से होंगे बीज, एक तो बीज होता है गोल, और वो हमारे को चाहिए, और एक क्या होता है, बीज कुछ दिन बाद में पड़ा रह जाता है तो वो कैसा हो जाता है, अड़स जाता है, यानी कि वो झुर्रीदार बन जाता है। तो यहाँ पे जो गोल थे वो क्या थे, बीज प्रभावी थे, और जो झुर्रीदार थे वो क्या थे, अप्रभावी थे। अगला देखो बीज का रंग। अब जो बीज का रंग है वो आपको ढंग से याद रखना भाई, ठीक है। इसके अंदर बीज का जो रंग है ना वो इससे डिफरेंस है, देखो यहाँ पे हरा, हरी जो फली है ना वो प्रभावी है, तो बीज जो है ना इसके अंदर ये मान के चलो पीला होगा, पीला जो बीज है ना वो तो क्या होगा, प्रभावी होगा, और यहाँ पे अप्रभावी कौन सा होगा, हरा बीज होगा। ये आपको 7 जोड़ी जो लक्षण है विपर्यासी लक्षण, उसकी चार्ट बन चुका है, और इंपोर्टेंट है, कभी भी पूछ सकता है कि मटर के पौधे के 7 विपर्यासी लक्षणों को बताइए, जिसके अंदर प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को शो कीजिए, ठीक है। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आपको याद करना है। किस तरीके से याद करते हो, बहुत ईजी है, ठीक है। आगे देखो अगला देखो, अब देखो, अब हमारे को क्या पढ़ना है कि कुछ शब्दावली हमारी चल रही है, बीच के अंदर छूटा हुआ पार्ट था इसलिए मैंने बता दिया। तो शब्दावलियों के अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं कि जीन प्रारूप और लक्षण प्रारूप मैंने बता दिया। अब हम जो चीज़ पढ़ेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है संकरण, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है संकरण, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये चीज़ पढ़ेंगे संकरण या हाइब्रिडाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है। ये जो टर्म है ये आगे आपके बहुत ज़्यादा काम में आएगी, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे उन टोटल एक्सपेरिमेंट के अंदर हम एक ही चीज़ का नाम लेंगे, संकरण या फिर क्रॉस, ठीक है, इसको हम क्रॉस भी बोलते हैं। तो देखो इसको पहले मैं समझा दूं पहले कि जनरली तुमने देखा होगा कि यदि ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग के अंदर क्या होता है, नर और जो मादा होता है, जो जीव होता है, नर जीव और मादा जीव, उन दोनों जीवों के मध्य क्या होता है, निषेचन होता है या जनन होता है। और जनन के बाद में मादा के जो युग्मक है वो नर के युग्मकों के साथ क्या होते हैं, संलयित होते हैं, और इस प्रक्रिया को निषेचन बोलते हैं। और निषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, ठीक है। वही चीज यहाँ पे, वहां पे भी वो क्रॉस है जिसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन के बाद में वो क्या होता है, निषेचन की प्रोसेस होती है। और यहाँ पे भी दो पौधे जो होते हैं, उन दोनों पौधों के अंदर जो क्रॉस करवाया जाता है या जो जनन होता है, वहां पे इसको हम क्या बोलते हैं, संकरण बोलते हैं। तो यदि पादपों के अंदर जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है और उस दौरान जो नर पादप है, उस नर पादप के जो नर युग्मक
परागकण है वो, और मादा पादप है, उस मादा पादप के जो अंडाणु है वो, ठीक है, अंडकोशिका, उन दोनों के मध्य जो संलयन होता है, और संलयन के बाद में एक नए जीव का या नए बीज का या फिर नए फल का निर्माण होता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संकरण बोलते हैं। तो यहाँ पे संकरण का मतलब क्या हुआ? एक प्रकार का क्रॉस जो दो पादपों के मध्य करवाया जाएगा। और जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग होती है उसके अंदर नर और मादा होता है, उसी प्रकार इसमें भी नर व मादा लेंगे, क्योंकि आपको पहले मैं बता चुका हूँ कि मटर के जो पौधे थे वो द्विलिंगी थे, लेकिन एक टेक्निक थी विपुंसन या थैलीकरण, जिसके अकॉर्डिंग वो उस पौधे को पर्टिकुलर या सेपरेट कर सकता था नर या फिर मादा में। यदि किसी पर्टिकुलर पौधे को उसको नर बनाना है तो उस पौधे के मादा जननांग वाले जो भाग है, मादा जननांग है, उनको नष्ट कर देना या फिर उनके थैली मान देना, उसकी वजह से वो पौधा क्या हो गया? नर पौधा बन गया। और यदि मादा पादप के रूप में किसी पौधे को बनाना है तो नर जननांगों को नष्ट करना या फिर उनको पैक कर देना, वो क्या हो गया? मादा पादप हो गया। तो उन दोनों पादपों के बीच में जो संकरण करवाया जाता है, ठीक है, जो उनके बीच में क्या है? जनन करवाया जाता है या क्रॉस करवाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? संकरण, ठीक है। अब देखो संकरण जो है, मेंडल ने जो संकरण किया था वो कई प्रकार से किया था। अब उन संकरणों को देखो मैं समझा दूं, 3 प्रकार के मैं आपको संकरण बता दूं, ठीक है। एक है एक संकर संकरण, ठीक है, इसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं, एक संकर संकरण, ठीक है। और एक था द्विसंकर संकरण, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ओके। और एक मैं ले रहा हूं आपके त्रिसंकरण भी दे रखा है, लेकिन मैं त्रिसंकरण ना लेके मैं बहुसंकरण ले लेता हूं, डायरेक्ट बहुसंकर संकरण, ठीक है। बहुत इजी टर्म है, आज आराम से आप समझ जाओगे और ज़्यादा अच्छे तरीके से जब समझोगे जब आपका एक्सपेरिमेंट आपके यहाँ पे स्टार्ट होगा। तो देखो एक संकर संकरण का मतलब होता है कि एक लक्षण लेकर, एक लक्षण की, या फिर इसको मैं और कह सकता हूँ एक लक्षण, या फिर एक लक्षण की कोई बात नहीं थी, हम जो लक्षण ले रहे थे या मेंडल जो लक्षण ले रहा था वो था एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण। तो यहाँ पे एक लक्षण का मतलब क्या है? एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण है, ठीक है। एक लक्षण की बात आते हम क्या लिखेंगे? एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण, ठीक है, ठीक है। एक जोड़ी या एक जोड़ी विपर्यासी या फिर एक लक्षण की वंशागति को लेकर यदि वो प्रयोग करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक संकर संकरण। अर्थात 2 पौधे लिए, उन दोनों पौधों के अंदर एक ही लक्षण को ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे लंबाई का लक्षण था तो मान लो लंबाई के अंदर एक ही लक्षण है, लेकिन विपर्यासी लक्षण की अगर बात करते हैं तो क्या होगा? लंबाई में 2 प्रकार के लक्षण है, एक तो लंबा एक बोना। तो यहाँ पे क्या हुआ? एक लक्षण की या फिर एक जोड़ी विपर्यासी लक्षण की वंशागति का अध्ययन, वंशागति का जो अध्ययन है, वंशागति का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एक संकर संकरण, ओके। अगला वाला समझाने की जरूरत नहीं है। द्विसंकर संकरण का मतलब आप खुद समझ चुके होंगे, 2 लक्षण, 2 लक्षण बोल दो या फिर क्या बोल दो? 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण बोल दो, ठीक है, 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण, ओके। यानी कि एक साथ 2 जोड़ी लक्षणों को यदि वो लेकर उसकी वंशागति का अध्ययन कर रहा है या किन्हीं 2 पादपों के मध्य यदि क्रॉस करवा रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? द्विसंकर संकरण, ठीक है। आगे आप अपने आप समझ गए। बहुसंकर संकरण क्या होता है? यदि एक साथ बहुत सारे लक्षणों को लेकर किसी 2 पौधों के मध्य यदि वो क्रॉस करवाना चाहता है तो हम उसको क्या बोलेंगे? बहुसंकरण, ठीक है, बहुत लक्षण, ठीक है। अब इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। यानी कि एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड में क्या करेगा? एक जोड़ी या फिर एक लक्षण को लेगा और 2 पौधों के मध्य संकरण करवाएगा। द्विसंकर संकरण के अंदर 2 जोड़ी लक्षणों को लेकर 2 पौधों के मध्य संकरण करवाएगा। और बहुसंकरण में बहुत सारे लक्षणों को एक साथ लेगा, लेकिन पौधे तो 2 ही लेगा, 2 ही पौधों के अंदर वो 3 ले रहा है या 4 लक्षण ले रहा है और उन चारों लक्षणों को एक साथ ऑब्जर्व कर रहा है और देख रहा है। तो इस प्रकार का जो संकरण है वो क्या कहलाएगा? बहुसंकर संकरण, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा है और एग्जाम के अंदर उससे क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसको अलग से मैं बताऊंगा आपको। देखो वापिस मैं यहां पे लिख रहा हूं संकरण, ओके। अब क्या बात है कि मेंडल ने जो प्रयोग किए थे उन प्रयोगों के अंदर क्या है कि उसने प्रयोगों को इस प्रकार से उसने ऑब्जर्व किया कि
हर क्षण वो उन पौधों को देखता रहा कि उनके अंदर क्या गुण आ रहे हैं, या नए पौधे जो बन रहे हैं उनके अंदर कौन से गुण आ रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि उसने अदला बदली करके, या फिर कभी तो नर बनाया इस पौधे को, इसको मादा बनाया, ठीक है, कभी तो लंबे पौधे को नर बनाया, या फिर कभी मादा पौधे को, छोटे बोने पौधे को मादा बनाया। फिर उसने दोबारा किया कि जो लंबा पौधा था उसको मादा बना दिया और बोने पौधे को नर बना दिया। तो इस प्रकार से वो क्या प्रयोग कर रहा था। फिर उसने क्या किया कि जैसे मान लो कि 2 पौधे उसने ले लिए, और 2 पौधे लेने के बाद में उन दोनों के मध्य संकरण करवाया, और संकरण करवाने के बाद में उसको नए पादप मिले। जैसे मान लो 4 पादप उसको मिल गए, ठीक है। तो वो जो 4 पादप थे वो एक प्रकार से उसके संतति प्रजाति थी। भाई जो पौधे उसने लिए थे पहले उसके तो वो बेटे ही थे एक प्रकार से, तो वो तो जनक प्रजाति थी जिसमें जनन करवाया गया। माता और पिता या फिर नर और मादा पादप जो लिए थे वो उसके तो पेरेंट्स थे, और पेरेंट्स के जो बच्चे आए यानी कि जो संतति पीढ़ी आई उनका भी फिर उल्टा क्रॉस करवा के देखा। तो उसके अनुसार उसने जो संकरण करवाया था उस संकरण के अंदर उसने एक प्रकार का संकरण करवाया जिसको हम बोलते हैं परीक्षण संकरण। सॉरी, एक सेकेंड, जो संकरण करवाया था उसको हम बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण, ठीक है। इसको पश्य संकरण भी बोलते हैं, पश्य संकरण। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना भी जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। तो देखो संकर पूर्वज संकरण या इसको हम बोलते हैं पश्य संकरण, और इसको हम इंग्लिश के अंदर बेक क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेक क्रॉस। ओके, अब देखो ये क्या चीज है इसको समझो। इसके अंदर क्या होगा कि उसने जो सबसे पहले जो 2 पादप लिए थे, जैसे मान लो एक पादप ये लेता, इसको बोल दिया नर पौधा, ठीक है, नर पौधा, और एक पादप उसने ले लिया ये वाला, ठीक है, इसको बोल दिया मादा पौधा। ओके, और इन दोनों के मध्य क्या करवाया उसने? संकरण करवाया, ठीक है। अब बताओ ये जो दोनों पादप है ये क्या होंगे? इनको मैं जनक पीढ़ी बोल सकता हूं क्योंकि प्रथम जो पीढ़ी होती है वो जनक पीढ़ी होती है। ओके, इसको मैं पैतृक पीढ़ी भी बोल सकता हूं, पैतृक पीढ़ी भी तो बोल सकता हूं क्योंकि ये पेरेंटल जनरेशन है, ये पेरेंट्स है एक प्रकार से, क्योंकि सर्वप्रथम उसके मध्य प्रयोग संकरण करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों का संकरण करवाया तो उनको मान लो कि उसको ये वाले पादप मिले, ठीक है, मैं एक ही पादप बना रहा हूं यहाँ पे, तो उसको ये पादप मिला। आगे कैसे मिला वो बताऊंगा पूरा। मान लो उसको ये वाला पादप मिला। अब बताओ ये जो पादप मिला ये क्या हो गया? संतति हो गया, संतति पीढ़ी हो गया, जिसको हम F1 पीढ़ी भी बोलते हैं, F1 पीढ़ी, क्योंकि पहला ही संकरण है और सर्वप्रथम जो मिला है उसको हम बोलते हैं संतति पीढ़ी या फिर F1 पीढ़ी। संतति पीढ़ी तो और भी होगी, बाद में भी आएगी, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं? F1 पीढ़ी के अंदर जो संतति प्रजाति या संतति पौधे मिले। अब क्या हुआ, उसका मन किया कि ये वाली पीढ़ी के अंदर संतति पीढ़ी में जो पादप मिले हैं ना उनका फिर मैं उल्टा क्रॉस करवा के देखूं। उल्टा का मतलब ये ऐसे दोनों पादप, ये भाई अलग ही पादप मिला उनको, देखो इसकी जीन देखो अलग ही है बिल्कुल, है ना, डिफरेंट टाइम की जीन है, इसमें सेम था। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ? समयुग्मजी भी तो बोल सकता हूँ क्योंकि दोनों जीने समाज है, समयुग्मजी, ठीक है, लंबा पादप है। ओके, और ये क्या है? ये भी क्या है? समयुग्मजी है क्योंकि समान जीने हैं इसमें, देखो बताया भी था मैंने आपको, समयुग्मजी बोना पादप। ओके, और यहाँ पे मेरे को जो मिला है ना ये पादप, मैं बता दूं आपको कि ये है लंबाई पादप, लेकिन ये कैसा है? विषम युग्मजी है, अलग अलग जीने हैं तो ये विषम युग्मजी लंबा पादप होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, उसका मन किया कि अपन उसको उल्टा क्रॉस करवाते। उसने क्या किया कि ऐसे पादप जो इसके माता पिता थे वैसे के वैसे और पादप ले लिए, या फिर इन्हीं पादपों के द्वारा उल्टा संकरण करवाना चाहा, इसका इसके साथ और फिर एक बार वापिस इसका इसके साथ। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसने अगला जो संकरण कराया एक नया, ये तो एक पूरा प्रयोग हो गया, अब एक नया प्रयोग करवा रहा है। उस प्रयोग के अंदर उसने क्या किया, एक पौधा तो ले लिया, ये देखो इधर मैं बता रहा हूं, देखो इसको कैसे करवाएगा, जैसे ये तो ले लिया ये वाला पौधा, और इसके साथ करवा रहा है तो ये पौधा भी ले लिया, ठीक है, इन दोनों के मध्य क्रॉस करवा रहा है, तो ठीक है, ये एक नया संकरण हो गया। अब बताओ यहाँ पे ये वाले जो दोनों पौधे हैं ना, ये वाले ये क्या हो गए बताओ? जनक पीढ़ी हो गई, या फिर पैतृक पीढ़ी हो गई, या फिर पहली प्रथम पीढ़ी, नहीं सॉरी प्रथम पीढ़ी तो ये होगी, ये क्या हो गई यहाँ पे? जनक पीढ़ी हो गई, या इनको पेरेंटल पीढ़ी भी कह सकते हैं, तो ये हो गई इनकी जनक पीढ़ी। अब इनके द्वारा उसको क्या मिला, कौन से पौधे मिले?
वो हो गए फिर संतति पीढ़ी उसके लिए। तो ये वाला जो क्रॉस है कि उसने यहाँ पे इस प्रकार से उल्टा क्रॉस करवाया, और इसी प्रकार इधर देखो, इधर क्या होगा, इधर क्या बनेगा, इसका क्रॉस किसके साथ करवाया, इसके साथ करवाया, ये देखो। ओके, ये दो प्रकार के जो क्रॉस करवाए हैं उनको हम बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। देखो पश्च संकरण समझ में आ गया, पीछे की तरफ, यानी पीछे वाले से वापस करवा दिया। संकर पूर्वज संकरण, संकर तो ये है, ये पौधे जो मिलते हैं ना, जो प्रथम पीढ़ी के अंदर जो पौधे उसको मिले हैं, इसको विषम युग्मजी लंबा पादप बोला, ये एक प्रकार का संकर पादप। देखो इसका एक और नाम बता दूं यहाँ पे, संकर पौधा। संकर पौधा क्यों बोला है, क्योंकि दोनों जीन है, प्योर लंबा नहीं है ये देखो, प्योर लंबा नहीं, प्योर लंबा तो ये है, प्योर बोना ये प्योर लंबा नहीं है, तो इसको संकर पादप बोलते हैं। तो संकर पूर्वज, पूर्वज कौन हुए इसके, यही हुए। तो देखो संकर पूर्वज, या तो ये फिर या ये भी पूर्वज है इसका, और ये भी क्या है इसका पूर्वज है। तो संकर पूर्वज संकरण, ठीक है। तो ये दोनों जो चीजें हो रही है कि उल्टा जो संकरण आप करवा रहे हो, उल्टे का मतलब समझ गए कि उसके पूर्वजों के साथ जो संकरण करवा रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं, संकर पूर्वज संकरण। अब क्या हुआ, अब देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे ध्यान रखना कि इसके अंदर क्या होता है कि इसका इसके साथ करवा रहे तो भी यही कहलाएगा बैक क्रॉस, इसका इसके साथ करवा रहे तो भी बैक क्रॉस ही कहलाएगा। लेकिन इसको भी उसने दो तरीके से डिवाइड कर दिया। वो कह रहा है कि ये वाला जो पौधा है ना, ये वाला जो पौधा है वो क्या है, प्रभावी पौधा है। क्यों है प्रभावी पौधा, क्योंकि ये बड़ी जो टी वाली है, कैपिटल टी जहां पे भी आ जाता है ना, वहां पे वो लक्षण क्या होता है, दिखाई देता है, और वो प्रभावी लक्षण ही माना जाता है, ठीक है। ये भी अपने आप में प्रभावी है, लेकिन जब ये जीन किसी दूसरे के साथ आ जाती है, अकेली रहती है, तो ये अपना कोई प्रभाव दिखाई नहीं देती। देखो इस पौधे को देखो, इस पौधे के अंदर ये लंबा वाला, तो लंबा इसका मतलब क्या, प्रभाव किसका शो हो रहा है, इसका। यानी कि बड़ी जो टी है वो कैसी है, प्रभावी जीन है, छोटी टी है वो कैसी है, अप्रभावी जीन है। तो देखो यहां पे ये तो हो गया प्रभावी लक्षणों वाली जीन या प्रभावी पौधे, ठीक है, और ये हो गए अप्रभावी लक्षणों वाले पौधे। ये तो कौन से पौधे हो गए, प्रभावी लक्षणों वाले पौधे, और ये कौन से हो गए, अप्रभावी लक्षणों वाले पौधे। तो यदि मान लो संकर पौधे का या F1 पीढ़ी या संतति पीढ़ी के संकर पौधे का जो क्रॉस है वो यदि पूर्वजों में या फिर जनक पीढ़ी के प्रभावी लक्षणों वाले पौधे के साथ करवाया जाए, ठीक है, देखो प्रभावी लक्षणों वाले पौधे के साथ करवाया जाए, तो इस प्रकार के क्रॉस को संकर पूर्वज संकरण तो बोलेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक नया नाम और होगा जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस, और हिंदी में बोलते हैं परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण, ठीक है। क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, सॉरी ओके एक मिनट यहाँ मिस्टेक हो गई। यानी कि जो प्रभावी जो लक्षणों वाली जो जीन थी उसके साथ जब इसका प्रयोग करवाते तो इसको हम बोलते हैं, सॉरी आउट क्रॉस, इसको मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, वापस देखो, इसको हम बोलते हैं आउट क्रॉस, ठीक है, आउट क्रॉस या फिर बाह्य संकरण, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, आउट क्रॉस या फिर बाह्य संकरण। यानी कि याद रखना कि प्रभावी लक्षणों वाले पूर्वजों के साथ यदि संकर पौधे का क्रॉस करवाया जाता है उसको संकर पूर्वज संकरण तो कहेंगे, लेकिन इसका कौन सा प्रकार है, ये बाह्य संकरण या फिर आउट क्रॉस। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि प्रभावी जो संकर पौधा है उस संकर पौधे का जो क्रॉस है वो उसके पूर्वजों की अप्रभावी जीन के साथ करवाया जाता है। ये अप्रभावी जीन हुई एक प्रकार से, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रभाव दिखाई नहीं दिया। तो यदि इसके साथ करवाया जाता है तो इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। टेस्ट क्रॉस ऐसा का ऐसा लिखा होता है जिसको हिंदी में परीक्षण संकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परीक्षण संकरण बोलते हैं। ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनने की संभावना है पूरी, क्योंकि अभी ये खत्म नहीं हुआ। ये तो मैंने एक बेसिक डेफिनेशन बताई है आपको, इसका पूरा एक्सपेरिमेंट होगा और वहाँ पे पूछा जाएगा कि यदि मान लो टेस्ट क्रॉस होता है तो उसका अनुपात बताइए, क्योंकि लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप आप पढ़ चुके हो, तो लक्षण और जीन प्रारूप आपको निकालने पड़ेंगे, तो इनके अंदर आपको फिर आगे और करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर मैं एक बार लिख दूँ, यहाँ पर मैं लिख दूँ संकर, ठीक है, ये संकर पौधा यही था, ओके। इसका जो क्रॉस है वो यदि अप्रभावी
बोना, इसको लिख देता हूँ अप्रभावी बोना, इसके साथ करवाया जाता है। तो ये तो क्या कहलाएगा, टेस्ट क्रॉस या परीक्षण संकरण। और यदि संकर पौधा जो है उसका जो क्रॉस है उसका प्रभावी जीन के साथ करवाया जाता है, इसको मैं प्रभावी लक्षण वाला पौधा लिख दूं, प्रभावी लंबा, ठीक है, इसके साथ करवाया जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, बाह्य संकरण, ठीक है, बाह्य संकरण या फिर आउट क्रॉस। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से याद रखना, ठीक है। तो ये चीज़ मेरा मुझे समझानी थी। तो यहाँ तक आपकी शब्दावलियाँ पूरी हो गई। अब कुछ चीज़ें, एक चीज़ आपकी और बची है, एक संकरण आपके और बचा है, उसको भी मैं थोड़ा आइडिया दे दूँ, ठीक है। एक और होता है व्युत्क्रम संकरण, एक और होता है व्युत्क्रम संकरण, रेसिप्रोकल क्रॉस, इसको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब आप समझ रहे हो, उल्टा, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे मान लो कि उसने एक ए पौधा लिया, ठीक है, और ए पौधा था वो क्या था, ये था, ठीक है, और एक लिया बी पौधा, ओके, ये कौन सा था, मान लो ये बी पौधा ये लिया, इसने इसको नर बना दिया कि साहब इसको तो मैं नर बनाऊंगा, और इसने इसको मादा बना दिया, ओके, और फिर इन दोनों का क्रॉस करवा दिया, ठीक है। क्रॉस करवाने के बाद में उसको मान लो कि ये वाले पौधे मिले, जो भी मिले XYZ कोई भी मिला, ठीक है। अब उसने क्या किया, उल्टा किया, उल्टा करके भी देखा कि यार मैं इस पौधे को नर ना बना के मादा बना के देखूं। तो दोबारा उसने जो संकरण करवाया, अगेन उसने क्या करवाया, अगेन, ठीक है, अगेन उसने क्या करा, देखो अगेन उसने क्या किया, ए पौधा जो था ना, जो ये वाला, इसको तो क्या बना दिया, मादा पादा बना दिया, और बी जो पौधा था जो उसने कौन सा लिया था, ये वाला, इसको क्या बना दिया, नर, इसको क्या बना दिया, नर पौधा, और इनके मध्य संकरण करके देखा क्या रिजल्ट आता है। बस ये चीज थी कि उसने जो पौधे लिए थे संकरण के लिए, जो जनक पीढ़ी ली थी या जो उसने पेरेंट लिए थे, उन पेरेंटों को भी अदला बदली कर दिया, क्योंकि उसके हाथ में था ये तो, क्योंकि द्विलिंगी पादप होता है मटर का पौधा, तो उसके हाथ में है कि इसको नर बनाए या इसको मादा बनाए। तो पहले तो उसने क्या किया कि एक पौधा जो था ना, इसको नर बना के और इसको मादा बना के फिर प्रयोग किए, जो भी रिजल्ट आए XYZ। फिर उसने क्या किया कि इस पौधे को तो बना दिया क्या, नर, उल्टा बना दिया, इसको नर ले लिया और इसको क्या बना दिया, मादा, और उसके बाद में उसने प्रयोग किया, क्या रिजल्ट आता है। तो ये वाली जो चीज है जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि जो पौधे हैं, उन पौधों का जो लिंग परिवर्तित करके वो प्रयोग कर रहा था, उसको हम बोलते हैं व्युत्क्रम संकरण, ठीक है। यानी कि जो संकरण पौधों के लिंग अदला बदली करके किया गया, उसको हम बोलते हैं क्या, व्युत्क्रम संकरण, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, और आपकी जो शब्दावलियाँ पूरी हो चुकी है। और अब जो कल आपका जो चैप्टर स्टार्ट होगा, एक नया चीज जो आप इस चैप्टर के अंदर जानना चाहते हो, और यहीं से आपका चैप्टर प्रारंभ होगा, जिसको हम बोलेंगे कि मेंडल की आनुवांशिकता के नियम। जो 3 नियम उसने दिए थे वो कल से आपके स्टार्ट होंगे, और वहीं से पूरा जो चैप्टर है उसकी थीम तैयार होगी, ठीक है। तो कल मिलते हैं आपसे वापस अगले इस चैप्टर को आगे बढ़ाने के लिए। ओके बेटा, थैंक यू, पढ़ाई करो, और जो भी आपके नज़दीकी स्टूडेंट्स वगैरह हैं उनको बोलो कि फॉर्म वगैरह भरे जा चुके हैं, और अभी भी उनकी डेट है 25 तक शायद भरे जाएंगे, और सब अपने अपने फॉर्म भर दें और एग्ज़ाम की तैयारी के अंदर जुट जाए, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू।